हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी न्यू दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रथिन रॉय द्वारा एक आर्टिकल पेश किया गया जो कि अर्थव्यवस्था का बड़ा होना और प्रति व्यक्ति आय का कम होना यह एक गंभीर समस्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस साल दो रोचक चीजें साथ साथ हुआ है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक हो गया और भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व में 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया। इन दोनों तथ्यों की तुलना करने पर एक रोचक तथ्य उजागर होते हैं कि यदि हम आर्थिक असमानता को दरकिनार कर दे तो आकार और संपन्नता की कड़ी कमजोर हो जाएगा। देश के रूप में भारत के मुकाबले बांग्लादेश ज़्यादा गरीब है, लेकिन भारतीयों की तुलना में बांग्लादेश के नागरिक ज़्यादा अमीर है। अगर बात की जाए इकोनॉमी की तो अर्थव्यवस्था के आकार के कारण भारत G20 का सदस्य है, लेकिन G20 में भारत के नागरिक सबसे ज़्यादा गरीब है। वहीं G20 देशों में भारत के बाद दूसरा सबसे गरीब देश इंडोनेशिया है, लेकिन भारतीयों की तुलना में इंडोनेशिया के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 150% ज्यादा है और भारत की अर्थव्यवस्था के मुकाबले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था 1/3 है। G20 में ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय $45,000 है। ब्रिटेन प्रति व्यक्ति आय के मामले में G20 में चौथा स्थान पर है। ब्रिटेन के लोग भारतीयों के मुकाबले 23 गुना अधिक धन की बचत और उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था आकार भी कई चीजों में मायने रखता है और देश एक आर्थिक ताकत के रूप में अपनी क्षमताओं से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। बड़ी अर्थव्यवस्था होने पर देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP अधिक होता है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद के कारण बहुत बड़ी सेना का खर्चा वहन कर सकता है। ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP होने के कारण भारत सामूहिक रूप से कहीं अधिक मात्रा में निवेश कर सकता है। वहीं अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के कारण भारत को आर्थिक स्वायत्तता है। भारत घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है और स्वतंत्र रूप से व्यापार एवं आर्थिक नीतियां बना सकता है। लेकिन जब ज्यादा संपन्नता की बात आती है तो ऐसा नहीं होता है और इसका प्रभाव पड़ता है। भारत का व्यक्तिगत आयकर यानी इनकम टैक्स प्रति वर्ष सालाना 2,50,000 की आय से शुरू होता है और इस पर नाम मात्रा का 5% कर यानी टैक्स लगता है। इसके बाद 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 20% की मानक दर से कर लगता है, यानी G20 के मानकों के अनुसार यह कम है। यह भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 3 गुना से भी अधिक होता है। इसके विपरीत ब्रिटेन में 20% की रेट से प्रति व्यक्ति आय के 1/3 से शुरू होता है, जो कि G20 देशों के मानकों के अनुसार कम होता है। यह ब्रिटिश नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय के 1/3 पर 20% कर लगना शुरू होता है। लिहाजा भारत सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए पर्याप्त अनुपात में उधारी लेना पड़ता है, लेकिन ब्रिटेन को ऐसा नहीं करना पड़ता है क्योंकि वह सभी लोगों से कर नहीं लिया करते हैं। वे उन्हीं लोगों से कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत संपन्न होते हैं। प्रति व्यक्ति आय से नीचे कमाने वाले व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता है। लिहाजा विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद व्यक्तिगत स्तर पर संपन्नता का स्तर कम होने के कारण भारत की स्वस्थ शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं के लिए कोष एकत्रित करने की क्षमता सीमित है। अधिक GDP और प्रति व्यक्ति आय कम होने से मुश्किल परिस्थितियां उजागर होती है। भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन इसकी वैश्विक बाजार में भागीदारी केवल 3.5% है। हालांकि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जहां घरेलू अंतिम खपत $2 लाख करोड़ है। भारत का यह बाजार जर्मनी के बाजार के बराबर है। हालांकि भारत की प्रति व्यक्ति खपत के खर्च केवल $1,500 है, जबकि जर्मनी में प्रति व्यक्ति खपत के खर्च $24,000 है। लिहाजा जर्मनी की तुलना में भारत की उपभोक्ता की खरीदारी क्षमता 1/14 है। जर्मनी के उपभोक्ताओं की तुलना में भारत के शीर्ष के केवल 5% ग्राहक ही सामान का उपभोग कर सकते हैं। भारत की तुलना में जर्मनी बड़ा बाजार है और उनकी खरीदारी की क्षमता अधिक है। भारत की कुल इनकम में शीर्ष 10% भारतीय परिवारों की हिस्सेदारी 33% है, जबकि जर्मनी में यह हिस्सेदारी 25% है। लिहाजा भारत को निवेश लाने के लिए एवं आकर्षक बाजार बनाने के लिए G20 देशों में असमानता की बढ़त को कायम रखना होगा। यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट होता है कि भारत के उपभोक्ताओं
को ज्यादातर सामान की आपूर्ति अनौपचारिक क्षेत्र से होता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बड़े आकार और प्रति व्यक्ति आय कम होने की बदौलत वैश्विक स्तर पर सामान और सेवाएं चिरस्थायी ढंग से कायम नहीं हो सकता है। यदि कोई बिना सब्सिडी वाले औपचारिक प्रतिष्ठान में चाय पीना और समोसा खाना चाहता है तो यह आबादी के शीर्ष 10% को छोड़कर हरेक के लिए दावत होगी, लेकिन अनौपचारिक प्रतिष्ठान में यह वहनीय है। इस तरह डिमांड का संरचनात्मक स्वरूप उस संपन्नता को अपने आप सीमित कर देता है जो विस्तृत हो रहे भारत का आर्थिक आकार उसे प्रदान करता है। वहीं पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असमानताएं भी है। भारत के 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में असमानताएं काफी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति स्टेट जीडीपी $1000 से भी कम है और उत्तर प्रदेश नेपाल या तांजानिया से भी ज्यादा गरीब है। हालांकि तमिलनाडु का प्रति व्यक्ति स्टेट जीडीपी $3000 है। ऐसे में गरीब राज्य की पूंजी और श्रम का पलायन अमीर राज्यों की तरफ होता है। श्रमिक अस्थायी प्रवासी हो जाते हैं, लेकिन गरीब क्षेत्र से लोग अमीर इलाकों में रहने के लिए नहीं जाते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि गरीब क्षेत्रों की पूंजी अमीर क्षेत्रों में चली जाती है। तमिलनाडु में ऋण जमा अनुपात 1:19 है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात 0:48 है। उत्तर प्रदेश की 29% आबादी को गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि तमिलनाडु में यह केवल 4% है। तमिलनाडु मानव विकास के मामले में काफ़ी ऊपर है और जिसका सूचकांक मूल्य 0:71 है। इस मामले में तमिलनाडु दक्षिण अफ्रीका या मिस्र के समान है। हालांकि उत्तर प्रदेश इस सूचकांक के मामले में 0.59 पर है, जो नेपाल से भी बदतर है। इस आर्टिकल का इरादा किसी राष्ट्रवादी की खुशियों पर ग्रहण लगाना नहीं है, बल्कि आज़ादी के 25 या 50 साल की तुलना में 75वें साल में भारत निस्संदेह रूप से बेहतर और मजबूत आर्थिक स्थिति में है। भारत को ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन हर राष्ट्रवादी को इतिहास से सीख लेना होगा। हर राष्ट्रवादी को यह स्वीकार करना होगा कि इकोनॉमी के बड़े होने से भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियों को ना तो नकारा जा सकता है और ना ही उन्हें हल्का आंका जा सकता है। डॉक्टर राथिन रॉय ने बड़े विस्तार से समझाया कि कैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले व कम व्यक्तिगत आय वाले देश में कुछ चुनौतियां उभरती है। इस चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। प्रचार कर स्वर्णिम भविष्य की शानदार दीवारें बनाने के बजाय इन चुनौतियों को स्वीकार करना होगा और इन्हें हल करने का प्रयास करना होगा।